नमस्कार मित्रों। इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और उसी के साथ दुनिया की चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इस संघर्ष के बीच एक हैरान करने वाली बात जो लोगों को लग रही है वो ये कि नए राष्ट्रपति जो बिडेन इजराइल का साथ कैसे दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ दिया और कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है। इतना ही नहीं, अमेरिका से इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार भी मिल रहे हैं। ये बात विशेषकर उन लोगों को अचरज में डाल देती है जो ट्रंप के बाद बने नए राष्ट्रपति जो बिडेन की विदेश नीति में एक परिवर्तन की आशा लगाए बैठे थे। आपको बता दें, जो बिडेन डेमोक्रेट हैं और ट्रंप रिपब्लिकन थे। अमेरिका में ये दो पार्टियां शासन करती हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। दोनों के विचार में भी काफी भिन्नता रहती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रिपब्लिकन्स का जो है ब्लाइंड सपोर्ट वो इजराइल के साथ होता है, जबकि डेमोक्रेट्स वैसे नहीं होते। खास करके जो उनका लोअर कैडर होता है डेमोक्रेट्स का, उसकी सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ, अरब देशों के साथ, मुस्लिम्स के साथ होती है। यह मूलभूत अंतर दोनों के विचारों में है। इसके बावजूद जो बिडेन ने इजराइल का समर्थन करके अरब जगत को चौंका दिया। वास्तव में चौंकने जैसी तो कोई बात नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति वहां के राष्ट्रपतियों पर ज्यादा निर्भर करती नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति की एक फिक्स लाइन होती है जो बहुत लंबी अवधि के लिए तय कर दी जाती है। 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए तय कर दी जाती है। उसे CIA बनाती है। वहां के थिंक टैंक हैं, यूनिवर्सिटीज में वहां पे जो है रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च ग्रुप्स हैं। वो काफी रिसर्च करके और CIA के सहयोग से अमेरिकी विदेश नीति का खाका तैयार करते हैं और वो 2, 4, 5 साल के लिए नहीं रहती, 30, 50 साल तक के लिए रहती है। और उस नीति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि अमेरिका का हित किसमें है, इसके आधार पर वो विदेश नीति तय होती है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति आए वो बहुत ज्यादा इस नीति से हिल डुल नहीं सकता। तो ये आप समझ लें कि इजराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट करना अमेरिकी विदेश नीति का एक जो है प्रमुख अंग है। आप यूं कह ले कि बेडरॉक प्रिंसिपल है अमेरिकी विदेश नीति का। एक बेडरॉक प्रिंसिपल है कि इजराइल का अटूट समर्थन। इसलिए ये तो मुद्दा आप भूल ही जाइए कि बिडेन डेमोक्रेट्स होकर के भी इजराइल के साथ कैसे खड़े हो गए। लेकिन अब अगला प्रश्न यह उठता है कि अमेरिकी विदेश नीति का ये अटूट अंग है क्यों इजराइल का समर्थन करना। ये प्रश्न पूछना ज्यादा समझदारी होगी, बजाय इसके कि ये पूछना कि बिडेन
क्या कर रहे हैं और ट्रंप क्या कर रहे थे। नो। तो आपको बता दें, छोटा सा देश है इजराइल, छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका की सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों में उसकी गिनती होती है। मिडिल ईस्ट की केवल 3% आबादी इजराइल में निवास करती है, लेकिन अमेरिकन एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट में होता है उसका 25% अकेले इजराइल में होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ता किस तरह का है। खैर, अब हम अपने मूलभूत मुद्दे पर आते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। तो इन कारणों को आप कई भागों में बांट सकते हैं। कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये कारण है, कुछ आर्थिक है, कुछ जो है भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल, और भू सामरिक माने जियो स्ट्रेटेजिक। तो बहुत सारे कारण हैं, इनको एक एक करके देखेंगे। आपको ये चर्चा शुरू करने के पहले बता दें, आप सोचते होंगे कि अमेरिका तो एक सेकुलर कंट्री है, तो ये धार्मिक कारण क्या भला होती है। आप भूल जाइए कि वो एक सेकुलर कंट्री है। अमेरिका वास्तव में क्रिश्चियन मूल्यों पर चलने वाला एक देश है और क्रिश्चियंस ही वहां की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका की क्रिश्चियनिटी भी बड़ी विशिष्ट है। वो कैथोलिक क्रिश्चियन में उनको आप न गिने, उनको आप कैथोलिक क्रिश्चियंस में न गिने। इसके बजाय अमेरिका की जो क्रिश्चियनिटी है उसको आप क्रिश्चियन जियोनिज्म कह सकते हैं, जिसमें यहूदी और ईसाई इन दोनों ही धर्मों का समावेश है, और इन दोनों को मिला करके उनके मूल्य निर्धारित होते हैं। और ये सबसे प्राइम फैक्टर है, इसको खोलेंगे हम लेकिन थोड़ी देर से। अभी फंडामेंटल फैक्टर्स पे आते हैं, आधारभूत कारणों पे आते हैं। तो आपको बता दें कि दो के दोनों ही जो देश हैं ये जो है पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों को शेयर करते हैं। दोनों में ही जो है वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज दोनों में है। अरब देशों में आप ऐसा नहीं सोच सकते। और ये जो लोकतांत्रिक पश्चिमी मूल्य हैं इन दोनों देशों में, इनका जो मुख्य आधार है वो है जुडियो क्रिश्चियन माने वही यहूदी और ईसाई, इन दोनों के सिद्धांतों को मिला करके ये मूल्य बनते हैं। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, फ्रीडम है ना, जो मूलभूत मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, ये सब इन देशों के जो है कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन बातें हैं। अब आप इजराइल के विपरीत अरब देशों को देख लीजिए, जो चारों तरफ इजराइल को घेरे हुए हैं, 150 करोड़ के ऊपर है। आप उन्हें देख लीजिए। तो इन मूल्यों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते वहां पे अरब देशों में। आप सोच भी नहीं सकते कि वहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, वहां फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, खुलापन होगा। सोच भी नहीं सकते। तो जो फ्रीडम
जो डेमोक्रेसी अमेरिका में है वह इजराइल में है और अरब में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इसको मामूली न समझें। ये बहुत ज्यादा वैल्यूज जो होती है ना, दो देशों के बीच में वैल्यूज अगर कॉमन होती हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ये वैल्यूज ही वो चीज है जिसके कारण जो रूस है वो बार बार चीन के साथ खड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो चीन है उत्तर कोरिया के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये तीन के तीनों ही कम्युनिस्ट वैल्यूज से बने हुए हैं। तो वैल्यूज एक बड़ी चीज होती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अमेरिका और इजराइल के समाजों की। आपको बता दें, अमेरिकी जो समाज है वो यहूदियों के प्रति एक विशेष प्रकार की सहानुभूति रखता है। इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1948 में जब नए इजराइल राष्ट्र की घोषणा होती है तो विश्व के जिस नेता ने उसे सबसे पहले मान्यता दिया वो और कोई नहीं, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। आप समझ सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दिया। तो मतलब इजराइल के जन्म के साथ ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इसका कारण यह है कि यहूदियों का जो कॉज है उस कॉज के प्रति अमेरिकी समाज की शुरू से सहानुभूति रही है। अमेरिकन मूल्य ही कुछ ऐसे थे, उन्हें लगता था कि यहूदियों को उनका होमलैंड मिलना चाहिए। पहले कई वीडियोस में हम इस पे चर्चा कर आए हैं कि यहूदियों का जो होमलैंड है, जो मूल स्थान है, वो वही है जहां आज वो स्थापित है। वो कोई जबरदस्ती घुसे नहीं है, वो कोई घुसपैठिए नहीं है। कई हजार साल पहले से उनके पूर्वज वहां रहा करते थे, लेकिन उन्हें सताकर मारकर वहां से भगाया गया। और सबसे बाद में उन्हें भगाने वाले मुसलमान थे, जिसमें अरब के मुसलमान जो कि आज फिलिस्तीन है, और इसके अलावा जब तुर्की में इस्लाम आता है तो वो लोग। तो उस पर अब दोबारा चर्चा करना ठीक नहीं है, आप पीछे हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो इजराइल का जो होमलैंड है, मतलब यहूदियों का जो होमलैंड है, वो वही है जहां पे आज इजराइल है। और जब वो होमलैंड नहीं था तब से अमेरिका का समाज इन यहूदियों से सहानुभूति रखता था कि इन्हें इनका होमलैंड मिलना चाहिए। तो इस तरह से इजराइल के प्रति समर्थन, आप यूं कह लें, अमेरिका के फाउंडेशन में है, अमेरिका की जड़ में है। वो जड़ बहुत गहरी है, आप यहां से पकड़े इस चीज को। अब अमेरिका चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होते हैं, तो जनता क्या सोचती है उसका सरकारों पर बहुत प्रभाव होता है। और जनता यहूदियों के पक्ष में सोचती है, इस्लाम के पक्ष में नहीं सोचती। आपको मैं बता दूं, मुसलमानों के पक्ष, अमेरिका की जनता का जो बहुमत है वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, यहूदियों के पक्ष में ज्यादा है। क्योंकि जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो उनसे मैच ही नहीं करते। इस्लामिक कट्टरपंथ, चरमपंथ, किसी को बर्दाश्त न करना, उनका एक बंद समाज, उनकी जो रूढ़िवादिता है, जो उनका प्रगति के प्रति विरोध है, तमाम ऐसी बातें हैं जो कतई अमेरिका जैसे समाज को सूट नहीं करती। जबकि यहूदी समाज पूरी तरह से वैसा ही है जैसा कि ईसाई समाज होता है। तो इसलिए जब भी मुसलमानों और यहूदियों के बीच में चुनना होता है तो अमेरिकी समाज का एक बड़ा भाग यहूदियों के पक्ष में खड़ा होता है। तो कोई भी राष्ट्रपति हो, उसे अपनी जनता की सोच की परवाह तो करनी ही होगी।
अब एक बात और बताएं आपको, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, 1945 में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही दुनिया एक कोल्ड वॉर से गुजरना शुरू कर देती है। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ अमेरिका के साथ था, मित्र राष्ट्रों के गुट में था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो बड़ी शक्तियों का उदय होता है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ सोवियत संघ है, जिसे आज रूस कहते हैं। दोनों ही तेजी से प्रगति करते हैं, दोनों ही काफी शक्तिशाली हो जाते हैं और दोनों में वर्चस्व की होड़ शुरू होती है। यह होड़ केवल वर्चस्व की ही नहीं थी, बल्कि इनमें मूल्यों की प्रतिद्वंदिता भी थी। अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश था और सोवियत संघ एक साम्यवादी या समाजवादी देश था। साम्यवाद का लोकतंत्र से दूर दूर तक नाता नहीं होता। तो जब यह होड़ शुरू होती है तो दुनिया के देश भी भिन्न भिन्न गुटों में जाना शुरू होते हैं। कोई अमेरिकी गुट में जाता है, कोई रूसी गुट में जाता है। तो अमेरिका ने रूसियों के प्रभाव को रोकने के लिए, सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए और सोवियत गुट के प्रभाव को रोकने के लिए नाटो बनाया। तो दूसरी तरफ सोवियत प्रभाव अरब कंट्रीज पर बहुत तेजी से स्थापित होता है। समझना बात को, गहरी बात है ये। सोवियत प्रभाव अरब कंट्रीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव स्थापित होता है। तो चूंकि अरब कंट्रीज जो है वो सोवियत इन्फ्लुएंस में थे, सोवियत प्रभाव में थे, इसलिए उसे काउंटर करने के लिए, उसे काउंटर पंच करने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ। समझना बात को, ये एक बहुत बहुत प्रबल कारण है और ऐतिहासिक कारण है। आप देखना, अभी भी इजराइल का समर्थन अमेरिका करता है, लेकिन रूस नहीं करता। रूस अरब देशों के साथ खड़ा होता है। सीरिया में भी आप देख लीजिए, अमेरिका और रूस अलग अलग गुटों को समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका वहां के विद्रोहियों को समर्थन कर रहा है, रूस वहां की सरकार को समर्थन कर रहा है। तो ये आमने सामने है। तो अरब में जो है, जब रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में रूसी प्रभाव को काउंटर करने के लिए इजराइल अमेरिका के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसलिए जो फंडामेंटल सपोर्ट अमेरिका का इजराइल के लिए था, वो सपोर्ट अब और भी प्रबल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन में जो संगठन है, एक मतलब चरमपंथी संगठन है हमास। अभी इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है वो हमास से चल रहा है। तो आपको बता दें कि फिलिस्तीन में हमास का अस्तित्व में आना फिलिस्तीन के लिए बहुत ही घाटे का सौदा रहा है। घाटे का सौदा ये हो रहा कि हमास की जो चरमपंथी विचारधारा है, खून खराबा करने की विचारधारा है, जो बेसिकली इस्लाम की ही विचारधारा है, वो विचारधारा सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता और अमेरिका के तो स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जैसे जैसे हमास की हिंसा बढ़ती गई, वैसे वैसे अमेरिका फिलिस्तीन के विरोध में जाता चला गया। आपको याद होगा 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स, जिसमें हमास ने जो है यहूदी खिलाड़ियों की हत्या करी थी। संख्या मुझे नहीं याद आ रहा है, कई सारे यहूदी खिलाड़ियों की हत्या करती थी। तो इन सब चीजों ने अमेरिकी समाज को बहुत प्रभावित किया और जो अमेरिका का समाज है वो इजराइल के पक्ष में और भी जम के खड़ा हो गया।
अब अगली बात पे आते हैं। छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अरब लोगों को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की आवश्यकता पड़ती है। यूरोप के तमाम देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, नाटो फोर्सेस पर निर्भर है। इजराइल को जरूरत नहीं है अमेरिका की, छोटा सा देश है। वो किसी भी देश से सैन्य सहायता नहीं मांगता, वो खुद में बहुत सक्षम है। इसके अलावा इजराइल की इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी गजब की है, दुनिया में बेस्ट है। और ये जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, वो इजराइल अमेरिका के साथ साझा करता है। उनका बहुत उपयोग है, आज के जमाने में इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग है। और अमेरिका और इजराइल के बीच में एक ये जो इंटेलिजेंस इनपुट्स की साझेदारी की जो एक प्रवृत्ति है, ये भी अमेरिका और इजराइल को एक जोड़ने वाली चीज है। अब जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इन पे आते हैं। इजराइल, फिलिस्तीन और अरब, ये है ना, ये के ज्यादातर देश, ये मध्य पूर्व का इलाका है, मिडिल ईस्ट का इलाका है। इसी इलाके से स्वेज नहर गुजरती है। हालांकि स्वेज नहर अफ्रीका में है, मिस्र अफ्रीका में है, लेकिन वो पूरा मिडिल ईस्ट ही कहलाता है। तो इस कारण दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमेरिका के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इलाके में इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और अमेरिका उस शक्ति का समर्थन करके मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब यूं कह लीजिए कि मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने में इजराइल अमेरिका के लिए एक उपयोगी मित्र है। अब यहां पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न यह उठता है कि मिडिल ईस्ट तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेल से समृद्ध है, तो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जिस तरह अमेरिका के लिए इजराइल उपयोगी है, तो भारत की नीति इतनी स्पष्ट इजराइल के पक्ष में क्यों नहीं है? भारत के लिए भी इजराइल की वही स्थिति होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसका कारण यह है कि अमेरिका और भारत की स्थितियों में अंतर है। अमेरिका को अरब कंट्रीज की वैसी आवश्यकता नहीं है जैसी भारत को है। भारत को अरब कंट्रीज से तेल चाहिए, अमेरिका को नहीं चाहिए। अमेरिका उल्टा तेल को एक्सपोर्ट करता है। तो वो जो शेल ऑयल निकालते हैं, वो काफी निकालते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें अरब कंट्रीज से तेल तो चाहिए नहीं, भारत को चाहिए। इसके अलावा भारत को तमाम मुद्दों पर अरब कंट्रीज के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। विदेश नीति के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कि अरब कंट्रीज पाकिस्तान के विरोध में जाके भारत का साथ देते हैं, तो भारत इस समर्थन को बनाए रखना चाहता है। आपने देखा होगा कश्मीर मुद्दे पर भी कई अरब कंट्रीज ने भारत का साथ दिया था। तो इस कारण से भारत अरब कंट्रीज के समर्थन को खोना नहीं चाहता और इसलिए इजराइल के पक्ष में खुल के नहीं आ पाता। तीसरी चीज यह है कि भारत के बहुत सारे मजदूर हैं जो अरब कंट्रीज में काम करते हैं। मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सारे हैं। और बहुत सारा वहां से पैसा भेजते हैं, पेट्रो डॉलर जिसे आप कह सकते हो। तो भारत के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण भारत अरब कंट्रीज को एकदम से नाराज नहीं कर सकता। तो भारत की मजबूरियां हैं, इसलिए आप ये समझ सकते हैं। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि भारत सरकार इजराइल के पक्ष में खुल के क्यों नहीं आ रही है। तो उसका कारण यह है कि भारत की बहुत सारी मजबूरियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, अमेरिका में इजराइल के पक्ष में न केवल अमेरिका का समाज है, बल्कि वहां पर कई ऐसी संस्थाएं भी है जो इजराइल का समर्थन करती हैं और सरकार पर उसके लिए दबाव बनाती हैं। यहूदी जो लाबी है, ज्यूज लाबी है जो है, वो तो महत्वपूर्ण है ही, वो सबसे महत्वपूर्ण लाबी है। संख्या उनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही समृद्ध है
इलेक्शन में पार्टीज को सहायता करते हैं। इसके अलावा वो अमेरिका के महत्वपूर्ण संस्थानों में बड़ी जिसको कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशंस पे यहूदी लोग हैं। व्हाइट हाउस में उनकी घुसपैठ है, तो इसलिए जो यहूदियों का काफी दबाव अमेरिकी सरकार पर रहता है, व्हाइट हाउस पे रहता है। इसी तरह से अमेरिका में एक संस्थान है, उसका नाम है AIPAC, अमेरिकी इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, अमेरिकी इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। तो ये जो कमेटी है, इसका बहुत दबाव पड़ता है अमेरिकी सरकार पर, और अमेरिकी सरकार चाहे डेमोक्रेट सी क्यों ना हो, वो इजराइल के खिलाफ नहीं जा पाती। और जो अमेरिकन ज्यूज हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर फंड करते हैं AIPAC को। तो इस तरह से AIPAC है, उसे अमेरिका के यहूदी समाज का समर्थन प्राप्त है, जो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही पावरफुल है, और AIPAC का दबाव व्हाइट हाउस पे पड़ता है, और जो अमेरिका है वो इजराइल के विरोध में नहीं जा पाता। अब एक और चीज बताएं आपको, हमास की बात अभी हुई थी, उसमें एक पॉइंट और आपको बता दूं कि आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, मतलब बहुत सालों से चल रहा है, यूं कह लीजिए आप। और जो ईरान है वो हमास के साथ खड़ा होता है, तो हमास की आर्थिक मदद और अन्य तरह की बहुत तरह की मदद करता है। तो इससे भी जो है हमास जो है वो अमेरिका के निशाने पर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के शत्रु देश के साथ वो खड़ा है। अब एक बात करते हैं कि इजराइल और अमेरिका के बीच में सामाजिक सांस्कृतिक समानताएं किस तरह की हैं। जैसा कि हमने कहा कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर हैं, दोनों में ही स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो प्रेस का हो, चाहे वो मतलब यूं कह लीजिए कपड़ा, ये वेशभूषा वगैरह। अरब कंट्रीज में अगर आप जाके देखें तो कितने सारे प्रतिबंध हैं वहां पर, है ना, महिलाओं की किस तरह से उन्हें बुर्के में रखना है, या ये चीजें हैं। तो बड़ा ही एक कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है अरब की, इस्लामिक जगत की। और दूसरी तरफ इजराइल की एक खुली हुई सोसाइटी है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे अमेरिकन सोसाइटी है। तो अमेरिका का एक व्यक्ति जब इजराइल को देखता है तो उसे लगता है ये तो अमेरिका जैसा ही है। एक बड़ी ही अजीब सी भीतर ही भीतर एक उनको अपनापन सा लगता है। मैं तो कभी इजराइल नहीं गया हूं, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि जब वे इजराइल जाते हैं तो इजराइल को देख के उन्हें ये लगता ही नहीं कि वे अमेरिका में नहीं है। इजराइल बिल्कुल अमेरिका जैसा है, उन्हें लगता है वे अमेरिका में है। एक विशेष तरह का जुड़ाव वो इजराइल के साथ जो है महसूस करते हैं। तो वो भी जो है चीज है जो जिसके कारण जो है अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है, इजराइल के पक्ष में रहता है। इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी तो अच्छी है ही, न्यूक्लियर पावर कंट्री भी है, शक्तिशाली है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जिससे आप कह सकते हैं साइबर स्पॉयनेज, साइबर जासूसी की क्षमता इजराइल में बहुत ज्यादा है। और साइबर स्पॉयनेज और साइबर वारफेयर में इजराइल बहुत आगे है। आपको बता दें, आधुनिक समय में साइबर वारफेयर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले युद्ध होते थे तलवारों से, फिर बंदूकों से, है ना, फिर हवाई जहाजों से बम गिराए जाने लगे, फिर मिसाइलें चलने लगी। अब
अब युद्ध बहुत नए नए रूप में आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन, तो साइबर वारफेयर भी उसी में एक है। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है ज़्यादातर वो किससे चलती है? वो कंप्यूटर से चलती है, इंटरनेट से चलती है। चाहे मिसाइलें हों, है ना, उनकी जीपीएस रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, हर एक के पीछे कंप्यूटर है। तो जो देश साइबर वारफेयर में आगे हैं वो जीत जाता है। तो साइबर वारफेयर का मास्टर है इसराइल, और वो भी चीज़ ऐसी है जिसके कारण अमेरिका उसके साथ सहयोग करता है। अमेरिका के लिए वो बहुत काम आता है, उसकी ये जो कुशलता है अमेरिका के बहुत काम आती है। अभी आपको याद होगा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, है ना, जहाँ पे चल रहा था, तो वहाँ पर इजराइल के हैकर्स ने जो है उनका कंप्यूटर हैक करके उसमें वायरस डाला, क्या डाला, और वो पूरा ब्लास्ट हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर वारफेयर में इजराइल बहुत आगे है, और वो भी एक चीज़ है जिसके कारण अमेरिका जो है इजराइल के महत्व को समझता है और इजराइल के साथ खड़ा होता है। अब एक और चीज बताएं आपको, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें अमेरिका तो आगे है ही, इजराइल भी बहुत आगे है, और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। ये दोनों आपस में सहयोग करके सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का विकास करते हैं। ये F-35 वगैरह जो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके विकास में इनके बीच में आपस की साझेदारी है। ऐसी साझेदारी अरब देशों के साथ नहीं हो सकती, वे तो बिल्कुल ही बैकवर्ड है। अगर उनके पास तेल नहीं होता तो पता नहीं उनकी स्थिति क्या होती। जबकि जो यहूदी ब्रेन है, आपको एक चीज और बता दें, दुनिया में जो है, आप सोचेंगे क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये एक जनरल एक रिसर्च है, एक ओपिनियन है कि दुनिया में जो टॉप ब्रेन है वो दो लोगों के पास है, यहूदी और हिंदू। सबसे अच्छा ब्रेन इनके पास है, बाकी लोगों का ब्रेन इसके बाद आता है। और आप देख लीजिए, आप जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, आपको यहूदी और हिंदू ऊंचे ऊंचे पदों पर मिल जाएंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे, आपको न्यूक्लियर में मिल जाएंगे, स्पेस में मिल जाएंगे, आपको जगह जगह यहूदी और हिंदू मिलेंगे। आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, टेक्नोक्रेट्स मिलेंगे। तो यहूदी और हिंदू ब्रेन को दुनिया में टॉप माना गया है। तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिल करके जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज के विकास में आपस में सहयोग करते हैं और मिल करके विकसित करते हैं। बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां हैं जिनकी इकाइयां इजराइल में हैं, और वो कंपनियां जो है इजराइल के पक्ष में लॉबिंग करती हैं। ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे कौन सी कंपनियां हैं, वो क्या काम करती हैं, लेकिन है वो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बात उसकी करते हैं, जिसको मैंने कहा जिस पर सबसे कम चर्चा होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कारण है धार्मिक। मैंने पहले ही कहा था, कहने को अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो अमेरिका में जो है क्रिश्चियन जियोनिज्म, एक शब्द आपको बता रहे हैं, क्रिश्चियन जियोनिज्म, इसका प्रभाव है। इन्हें आप इवेंगलिकन क्रिश्चियंस भी कह सकते हैं। तो क्रिश्चियन जियोनिज्म को आप ऐसे समझ लें कि यहूदी और ईसाई, है ना, इन दोनों सिद्धांतों का मिक्सचर है इसमें। तो अमेरिकन क्रिश्चियनिटी कुछ इसी टाइप की है। तो अब क्या ऐसी चीज है इसमें जिसके कारण ये इनके साथ खड़े होते हैं? ये तो पहले तो शब्द आ ही गया है कि ये यहूदी ईसाई हैं या ईसाई, है ना, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, क्रिश्चियन जियोनिज्म है। क्रिश्चियन जियोनिज्म का ये विश्वास है ना, इनके जो मानने वाले हैं उनका ये विश्वास है कि जो 1948 में 1948 में इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी,
वो बाइबिल की भविष्यवाणी का परिणाम है। मतलब बाइबिल में पहले से ही कह दिया गया था कि ये यहूदी राष्ट्र बनेगा। उसकी जो व्याख्या की गई है बाइबिल की, उनकी इंटरप्रिटेशन किया गया, उसमें बताया गया है कि बाइबिल में ये पहले से ही भविष्यवाणी है। वो जेविस बाइबिल की बात कर रहे हैं। तो जेविस बाइबिल में जो है रिस्टोरेशन ऑफ ज्यूज की बात है ना, कि यहूदी कंट्री बनेगी, वहीं पर बनेगी। और फिर इसके बाद वो यहूदी राष्ट्र बनने के बाद वहां पर जीसस का जो है पुनः अवतरण होगा। तो समझना बात को, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अभी जो पीछे कारण बताए हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, कि जो क्रिश्चियन जियोनिज्म है अमेरिका में, तो उसमें यह विश्वास किया जाता है कि 1948 में जो इजराइल का जन्म हुआ है, वो जन्म जेविस बाइबिल की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। और इसके बाद अब अगला चरण यह है कि यहां पर जीसस का दोबारा आगमन होगा, पुनः अवतरण होगा। ये जो शाखा है क्रिश्चियन जियोनिज्म, ये जो है ना, जिसको कि आप ये कह सकते हैं, तो ये वास्तव में प्रोटेस्टेंट जो है ईसाई होते हैं। प्रोटेस्टेंट है ना, ईसाइयों में आप जानते होंगे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो जो ये एवेंगेलिकल हैं, ये वास्तव में प्रोटेस्टेंट की ही एक धारा है, उन्हीं की एक शाखा है। तो इसीलिए यही कारण है कि जो प्रोटेस्टेंट सर्किल्स हैं उनमें ये विश्वास कॉमन है, ये विचार कॉमन है कि ईसाइयों को इजराइल की भूमि में यहूदियों की वापसी का समर्थन करना चाहिए। फिर से सुनिए, ईसाइयों को इजराइल की भूमि में यहूदियों की वापसी का समर्थन करना चाहिए। इसको हम और ज्यादा प्रमाणित करना चाहें तो 2017 में अमेरिका में एक सर्वे कराया गया था, एक पोल कराया गया था। तो उस पोल में जो वहां के एवेंगेलिकल क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने बहुत बड़े प्रतिशत से अपना यह विश्वास प्रकट किया कि 1948 में इजराइल का निर्माण जो है बाइबिल की भविष्यवाणी का पूर्ण होना है, और इससे जो है जीसस की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसी तरह से 2003 में एक सर्वे कराया गया था, और ये सर्वे अमेरिकन ब्लैक्स में कराया गया था। अमेरिका के जो काले लोग हैं उनके बीच में कराया गया था। और अमेरिकन ब्लैक्स में भी 50% ने कुछ इसी तरह के विचार प्रकट किए थे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक कारक की आपसे चर्चा करते हैं, और वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि क्रिश्चियन और जो है इस्लाम, क्रिश्चियन और इस्लाम, इनके बीच में ऐतिहासिक शत्रुता रही है, बहुत लंबे समय तक रही है। और इनके बीच में एक तो युद्ध चला है जिसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्रूसेड कहते हैं, वो 200 वर्ष तक चला है। तो इस तरह से यहूदियों और ईसाइयों दोनों के ही कॉमन शत्रु हैं इस्लामिस्ट। तो कभी भी जब भी यहूदियों और इस्लाम के बीच में लड़ाई होगी, तो नेचुरली जो है क्रिश्चियंस के लिए यहूदियों का पक्ष लेना ज्यादा सहज होता है। क्योंकि इस्लाम जिस तरह से दुनिया में फैल रहा है, और एक जो उसकी है ना, एक जो प्रवृत्ति है कि जहां भी जाओ अपने को स्थापित करो, जो ये प्रवृत्ति है, तो वो प्रवृत्ति ईसाइयों को चिंता में डालती है। कभी इस पे अलग से चर्चा करेंगे, किस तरह से जो पूर्वी यूरोप में जो है ऑटोमन एम्पायर ने अधिकार किया और वहां पर इस्लाम फैलाया, वहां के ईसाइयों को प्रताड़ित किया, ईसाइयों के कितने हत्याकांड हुए हैं उन पे भी अलग से चर्चा करेंगे। बहुत ही वो सब बड़ी चर्चा है, जिसे है ना ऑटोमन एम्पायर द्वारा किया गया हत्याकांड कहते हैं। तो उससे पूरा यूरोप जो है एकदम सख्ते में आ जाता था, और उसको लेकर के बहुत सारे बाल्कन वार्स हुए हैं। जिसकी बाद में परिणति जो है प्रथम विश्व युद्ध में होती है। तो बड़ा ही एक ऐतिहासिक जो है ना, मतलब यूं कह लीजिए आप, ईसाइयों और इस्लाम के बीच में बड़ा ही एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। और इसी तरह से यहूदी भी इस्लाम से पीड़ित रहे हैं। तो चूंकि इस्लाम ने इन दोनों को सताया है, इसलिए यहूदी और क्रिश्चियंस के बीच में एक स्वाभाविक जो है सहयोग की स्थिति बन गई है। तो ये दो प्रमुख धार्मिक कारण है
फिर से आपको बता दें, एक तो ये है कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, और इसी तरह से यहूदी भी इस्लाम से पीड़ित और प्रताड़ित रहे हैं, इसलिए यहूदी और ईसाइयों के बीच में स्वाभाविक सहयोग है। दूसरा ये कि जो यहूदी ईसाई हैं, है ना, जिनको आप जो शब्द है कि क्रिश्चियन जियोनिज्म, है ना, तो क्रिश्चियन जियोनिज्म की ये मान्यता है कि जीविस बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार जो प्राचीन जो है ना जो भूमि है यहूदियों की, वहां पर यहूदी राष्ट्र का जन्म होना था, सो हो चुका है, और अब वहां पर ईसा मसीह का जो है पुनः आगमन होने वाला है, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यही कारण है कि अमेरिका का समाज भिन्न भिन्न कारणों से, अमेरिकी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग वो यहूदियों के पक्ष में है, और सरकार और क्या होती है, सरकार समाज का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो अमेरिका में कोई भी सरकार बैठे वो अमेरिकी समाज के विचारों से अपने को अलग नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ था, और मेरा विश्वास है कि आगे भी इजराइल के साथ रहेगा, सरकार चाहे डेमोक्रेट्स की है चाहे रिपब्लिकन्स की है। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो सकता है, रिपब्लिकन ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा जिसको कह सकते हैं ज्यादा दूर तक जा सकते हैं सहयोग करने में, ये तो हो सकता है। डेमोक्रेट्स थोड़ा झिझक सकते हैं, लेकिन सहयोग तो इन्हें करना ही है। अमेरिकी विदेश नीति का ये स्थायी अंग है कि इजराइल को अटूट समर्थन करना है, और ये विदेश नीति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं तय करता, अमेरिका के थिंक टैंक तय करते हैं, CIA तय करती है, और राष्ट्रपति इसके हिसाब से चलते हैं। थोड़ा बहुत राष्ट्रपति की भी इच्छा, उनके भी विचार थोड़े बहुत चल जाते हैं, लेकिन जो स्थायी तत्व है वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं? CIA के द्वारा और अमेरिकन थिंक टैंक्स के द्वारा तय किए जाते हैं। इसलिए कोई चौंकने की बात नहीं है कि अमेरिका में कौन सी सरकार आ रही है। अमेरिका को इजराइल के साथ खड़े ही होना है। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।